सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां आपका जन्म ही आपकी किस्मत लिख देता था कि आप जिंदगी भर प्रार्थना करेंगे या तलवार उठाएंगे या फिर खेत जोतेंगे। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं मध्ययुगीन यूरोप की और उसकी उस 3 स्तरीय सामाजिक व्यवस्था की जिसने सदियों तक सब कुछ तय किया। तो जब एक बड़ा साम्राज्य गिरता है तो उसके बाद होता क्या है? सोचिए, 5वीं शताब्दी में जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो यूरोप में बस केओस फैल गया। कोई राजा नहीं था, कोई कानून नहीं था, बस अनिश्चितता थी और हर तरफ लड़ाई झगड़े का माहौल। और जानते हैं, इसी केओस के बीच से एक नया सिस्टम उभरा, सामंतवाद या फ्यूडलिज्म। इसका फंडा बहुत सीधा साधा था, जमीन के बदले वफादारी। बस इसी एक आइडिया पर सदियों तक पूरा यूरोप चला। सब कुछ, मतलब सब कुछ, जमीन के कंट्रोल पर ही टिका हुआ था। और ये जो सोच थी ना, यही उस समय के समाज का आधार थी। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ लड़ते हैं और बाकी सब काम करते हैं। और कमाल की बात यह है कि लोग इसे सिर्फ एक सामाजिक ढांचा नहीं मानते थे। नहीं, उनका मानना था कि ये तो भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है जिसे कोई बदल ही नहीं सकता, एकदम पत्थर की लकीर। तो उस उथल-पुथल के दौर में ये जो कठोर सामाजिक ढांचा था, इसने एक तरह की स्थिरता दी। कम से कम हर किसी को अपनी जगह और अपनी भूमिका तो पता थी, और इससे ना एक सुरक्षा का एहसास होता था। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर वाले वर्ग से। तो सबसे पहले आते हैं प्रार्थना करने वाले, यानी पहला वर्ग, पादरी। देखिए, मध्ययुगीन यूरोप में चर्च सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी। अरे नहीं, वो एक जबरदस्त पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर थी। उसके पास आध्यात्मिक शक्ति तो थी ही, दुनियावी ताकत भी बेहिसाब थी। और इस पहले वर्ग के दिल में थे भिक्षु, यानी मंक्स। ये लोग मठों में दुनिया से कट कर रहते थे। इनकी जिंदगी प्रार्थना, पढ़ाई और मेहनत के लिए ही समर्पित थी। और सच कहें तो उस डार्क एज में ज्ञान की जो लौ जल रही थी, वो इन्हीं लोगों ने जलाई रखी थी। चर्च की ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये एक तरह से राज्य के अंदर एक और राज्य था। सोचिए, उनकी अपनी जमीनें थीं, अपने अलग कानून थे, यहाँ तक कि वो टाइथ नाम का अपना टैक्स भी वसूलते थे। और जो बिशप होते थे, वो सिर्फ धर्मगुरु नहीं बल्कि बहुत शक्तिशाली जमींदार भी थे। अच्छा, अब आते हैं समाज के दूसरे पिलर पर, लड़ने वाले, यानी दूसरा वर्ग। ये थे अभिजात वर्ग, द नोबिलिटी। इनकी पहचान बस 2 चीजों से थी, तलवार और जमीन। राजा कहने को तो सबसे ऊपर था, पर असल में वो भी सबसे शक्तिशाली जमींदारों में से बस एक था। तो ये जो अभिजात वर्ग था, ये जमीन को कंट्रोल करता था और बदले में राजा को सैनिक देता था। ये पूरा रिश्ता एक शपथ पर टिका था जिसे वैसलेज कहते थे, वफादारी की एक पवित्र कसम। और इनकी जिंदगी, वो तो शिकार, बड़ी बड़ी दावतों और अगली लड़ाई की तैयारी में ही निकल जाती थी। देखिए, ये पूरा सिस्टम पर्सनल रिलेशनशिप्स के एक बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड जाल पर टिका था। होता ये था कि एक योद्धा, जिसे वैसल कहा जाता था, वो अपने लॉर्ड यानी स्वामी के प्रति वफादारी की कसम खाता था, और बदले में स्वामी उसे जमीन का एक टुकड़ा देता था जिसे कहते थे जागीर। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, वो जमीन उसकी होती नहीं थी, वो बस जिंदगी भर उसका इस्तेमाल कर सकता था। और ये शपथ कितनी गहरी होती थी, इसका अंदाजा इस कविता से लगाइए। ये कोई मामूली सौदा नहीं था, बल्कि सम्मान और वफादारी का एक अटूट, एक पवित्र बंधन था। और यही बंधन था जो पूरे योद्धा वर्ग को एक दूसरे से जोड़े रखता था। और अब बात करते हैं उस नींव की जिसपे ये पूरी इमारत टिकी हुई थी, काम करने वाले, तीसरा वर्ग, यानी किसान। ये आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा थे, और इन्हीं के पसीने और मेहनत के दम पर पादरी प्रार्थना कर पाते थे और योद्धा लड़ पाते थे। असल में देखा जाए तो मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था के इंजन तो यही किसान थे। वो ही खेतों में मेहनत करते, अनाज उगाते और समाज की जरूरत की हर चीज बनाते। लेकिन इन किसानों में भी सब एक जैसे नहीं थे। उनकी अपनी हालत में बहुत फर्क था। हाँ, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि किसानों में भी 2 तरह के लोग थे। एक थे आजाद किसान, जो जमींदार को किराया देकर अपनी जमीन पर खेती करते थे, और दूसरी तरफ थे सर्फ, यानी कृषि दास। ये तो एक तरह से जमीन की संपत्ति ही माने जाते थे। वो जमीन छोड़कर कहीं जा नहीं सकते थे और उन्हें जमींदार के लिए मुफ्त में काम करना पड़ता था। उस जमाने में ज्यादातर लोगों की पूरी दुनिया एक मैनर या जागीर तक ही सीमित थी। सोचिए, एक छोटा सा सेल्फ सफिशिएंट गांव
जिसमें जमींदार का घर होता, किसानों की झोंपड़ियां होती, खेत होते और एक चर्च। बस जन्म से लेकर मौत तक उनकी दुनिया बस इतनी ही थी। तो सदियों तक ये सिस्टम एक चट्टान की तरह मजबूत खड़ा रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें दरारें पड़ने लगीं। 11वीं सदी के बाद कुछ ऐसी चीजें हुईं, कुछ ऐसी ताकतें उभरीं जिन्होंने इस पुरानी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए देखते हैं ये बदलाव आखिर आया कैसे। बदलाव की शुरुआत हुई खेतों से। सबसे पहले तो मौसम गर्म होने लगा, जिससे खेती का सीजन लंबा हो गया। फिर खेती के नए नए तरीके आए, लोहे के हल का इस्तेमाल बढ़ा और पैदावार में जबरदस्त उछाल आया। और देखिए, ज्यादा अनाज का सीधा मतलब था ज्यादा लोग। यूरोप की आबादी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अब जब खेतों में जरूरत से ज्यादा अनाज उगने लगा, तो नए नए शहर और कस्बे बसने लगे। और इन शहरों में एक बिल्कुल नए चौथे वर्ग का जन्म हुआ, व्यापारी और कारीगर। और जानते हैं, यहीं से एक नई कहावत मशहूर हुई, शहर की हवा आजाद करती है। इसका मतलब था कि अगर कोई सर्फ यानी कृषिदास भागकर शहर आ जाए और 1 साल और 1 दिन तक पकड़ा न जाए, तो वो हमेशा के लिए आजाद हो जाता था। लेकिन जो बदलाव अभी धीरे धीरे आ रहा था ना, उसे 14वीं सदी के एक बड़े संकट ने एक ही झटके में तूफानी रफ्तार दे दी। यूरोप पर एक के बाद एक 3 बड़ी मुसीबतें टूटीं। पहले एक भयानक अकाल, फिर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 साल तक चलने वाला युद्ध, और फिर आई इतिहास की सबसे खतरनाक महामारी, द ब्लैक डेथ। ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में दिल दहला देने वाला है। सिर्फ 3 साल के अंदर यूरोप की 1/3 आबादी खत्म हो गई। सोचकर देखिए, हर 3 में से 1 इंसान नहीं रहा। इस महाविनाश ने तो समाज को उसकी जड़ों तक से हिलाकर रख दिया था। लेकिन इस तबाही का एक बहुत ही अजीब नतीजा निकला। अचानक से काम करने वाले लोगों की जबरदस्त कमी हो गई। तो जो किसान बच गए थे, अब उनके पास बार्गेनिंग पावर आ गई थी। वो बेहतर मजदूरी और आज़ादी की मांग करने लगे। और जब जमींदारों ने इनकार किया, तो पूरे यूरोप में किसानों के विद्रोह की आग भड़क उठी। अब पुरानी व्यवस्था की पकड़ कमजोर पड़ रही थी। और बस इसी तरह मौसम, टेक्नोलॉजी, व्यापार और महामारी के दबाव में सदियों से चली आ रही ये 3 वर्गों की व्यवस्था बिखर गई और इसके खंडरों पर एक नई, ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डायनामिक दुनिया ने जन्म लिया। ये हमें एक बड़ी बात याद दिलाता है कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था हमेशा के लिए नहीं होती। हर अंत असल में एक नई शुरुआत का रास्ता बनाता है।